अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं वो रात कभी नहीं भूल सकूंगा। आज भी जब मैं वो वक्त याद करता हूँ तो सारे जिस्म पर जैसे लर्जा तारी हो जाता है। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। सर्दियों के दिन थे, रात का खाना खाकर सब घर वाले सो गए थे, मगर मैं जाग रहा था और स्कूल का काम कर रहा था। रात काफ़ी गुजर गई, आंखों में नींद की वजह से जलन सी होने लगी। मैं लालटेन बुझाने का इरादा ही कर रहा था कि अचानक किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। मैं उस वक़्त उसे पहचान न सका। मामूली अलेक्स लैग के बाद मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो आदमी हमारे गांव का ही था। उसके हाथ में लालटेन थी जो जल रही थी। उसने वो लालटेन मेरे लालटेन के करीब रखी और चारपाई पर बैठ गया। 2 लालटेनों की रोशनी में मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वो हमारे एक करीबी रिश्तेदार फैज़ आलम खान थे। उस वक़्त वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। उनके सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। हाथ में उन्होंने एक लाठी पकड़ी थी। मैंने जब उन्हें पहचान लिया तो उनके हाथ से लाठी लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने लाठी नहीं दी और कहने लगे, रहने दो बेटा, मैं बस जाने ही वाला हूँ। मैंने पूछा, चाचा इस वक्त कैसे आना हुआ? कहने लगे, बेटा ज़रा अपने वालिद साहब को तो जगा दो कि वो मेरी कुछ मदद करें, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। उनके चेहरे से घबराहट नुमाया थी, मगर मैं समझ नहीं सका कि वो क्यों घबरा रहे थे। मेरे जगाने से पहले ही हमारी आवाज़ सुनकर वालिद साहब की आंख खुल गई और फिर वो खुद ही उठ बैठे थे। अब्बा जान ने उनसे पूछा, भाई फैज़ आलम खैरियत तो है ना? तो वो बोले, कहने लगे, आज मेरी बीवी गायब हो गई। मैं शाम को जब घर वापस आया तो मगरिब का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा मगर वो नज़र नहीं आई। मैंने समझा कि शायद कुएं से पानी लेने गई हो या कहीं अड़ोस पड़ोस में होगी तो आ जाएगी। मैं उसका इंतज़ार करने लगा, मगर जब अंधेरा फैल गया और वो नहीं आई तो मुझे फ़िक्र लाहक हुई। मैंने पड़ोस वालों से मालूम किया तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहने लगे कि आज तो हमने तुम्हारी बीवी को देखा ही नहीं। उनकी छोटी बेटी से मालूम हुआ कि सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले मेरी बीवी कुएं से पानी का घड़ा भरकर लाई थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई। मुझे शक है कि कहीं वो करीब के जंगल में न गई हो। मेरे अब्बा जान ने कहा, रात को उसका जंगल में क्या काम, वैसे ही कहीं इधर उधर होगी, किसी के घर में होगी, देख लेना चाहिए। भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रात तक किसी के यहाँ रह ले। मुझे जंगल का शक इसलिए पड़ रहा है कि वो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि नज़दीक ही साग उगा है, सब औरतें चुन कर लाती हैं, मैं भी लेकर आऊँगी, मगर मैंने उसको मना कर दिया। वो अक्सर ज़िद करती रहती थी और मुझे इसलिए भी यकीन है कि अभी तक चूल्हे में आग भी नहीं जली और ना ही कोई हांडी वगैरह पकी है। मेरे वालिद साहब कहने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो अभी तक तुम्हारे लिए साग ही चुन रही होगी? फैज़ आलम साहब कहने लगे, ये बात नहीं, बल्कि शायद वो रात पड़ने पर रास्ता भूल गई हो और या तो उसे किसी दरिंदे ने हिला कर दिया हो या वो रास्ता भूल कर कहीं आगे चली गई हो। तुम्हें मालूम तो है ना कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं, उसे जंगल के रास्तों का इल्म नहीं, लेकिन शौक में चली गई और अब मुझे परेशान कर दिया। अब्बा जान ने कहा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या उसे इस वक्त जंगल में तलाश करोगे? फैज़ आलम खान कहने लगा, मेरा इरादा तो यही है, इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ कि आप मेरी मदद करें कि शायद मैं उसके ज़िंदा या मुर्दा होने का पता चला सकूँ। वालिद साहब ने कहा, अरे भाई कैसी बातें करते हो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो ज़िंदा सलामत हो। चलो मैं तैयार हूँ, 1-2 आदमी और भी साथ ले लो और ये दूसरी लालटेन भी लिए चलते हैं। ये कहकर वालिद साहब तैयार होने लगे। उनको देखकर मैंने कहा, अब्बा जान मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब्बा जान नहीं माने, मगर मैंने ज़िद की तो वो राज़ी हो गए और मैं भी उनके साथ चाचा फैज़ आलम की बीवी को तलाश करने के लिए चल पड़ा। गाँव से चाचा फैज़ आलम ने 4 आदमी और भी साथ ले लिए। उनमें मेरा एक फुफीजाद नईम भी शामिल था, मगर मैंने देखा कि उसका मूड बेहद ख़राब था। शायद नींद में उठना उसे बहुत ही नागवार गुजरा था। अब हम कुल 6 अफराद थे, इनमें से सबसे कम उम्र मैं था। 3 घंटे तलाश में गुजर गए।
फैज आलम सबसे आगे चल रहे थे और अपनी बीवी का नाम ले लेकर पुकार रहे थे। वैसे तो सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था, मगर बाज़ जगहों पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, जहां से गुजरने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। लालटेन की रोशनी नाकाफी साबित हो रही थी। तलाश करते करते हम सब ही थक गए थे। जंगल में तलाश करते करते बहुत रात बीत गई। अब तो जंगल के परिंदे भी आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे, जिससे मालूम होता था कि सुबह होने वाली है। फैज आलम भी थक चुका था, मगर अपनी बीवी को पुकारे जा रहा था। अब हम सब एक कुशादा जगह पर पहुंच गए। तब नईम ने कहा, भाई मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ, मेरे लिए चलना दुश्वार है, मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। उसकी वजह से हम सब लोग वहीं बैठ गए। चाचा फैज आलम की बेचैनी नुमाया थी। अब सब लोग वापस जाने के लिए मशवरा करने लगे। मैंने चाचा फैज आलम से कहा, चाचा अब हमने जंगल का काफ़ी हिस्सा खंगाल लिया, मगर चाची का कुछ नामो निशान नहीं मिला, इसलिए अब यहाँ फिरते रहना बेकार है, चलें वापस गांव चलते हैं। चाचा फैज आलम कुछ देर चुप रहकर सोचते रहे और फिर कहने लगे, हाँ तुम्हारा ख्याल ठीक है, अब हमें वापस ही चलना चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि अब हमें इस रास्ते से वापस चलना चाहिए। उन्होंने मशरक की तरफ अपनी लाठी से इशारा करते हुए कहा। मेरे जवाब देने से पहले ही एक और आदमी ने कहा, नहीं फैज आलम, हम लोग उधर से नहीं जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है, वहां तो दिन के वक्त भी लोग जाते हुए घबराते हैं। मगर फैज आलम ने कहा, अब इतनी मेहनत आप लोगों ने की है तो थोड़ी सी हिम्मत और करें और मेरा शक दूर हो जाए। ये कहकर वो सब आगे चल पड़े। हम लोग भी उनका साथ देने पर मजबूर थे। दरअसल वो जगह हमारे साथी के बकौल बहुत ख़तरनाक थी। सामने की पहाड़ी ऐसी थी कि इसके तमाम पत्थर स्याह रंग के थे और अक्सर टूट कर नीचे खाई में गिरते रहते, और बाज़ पत्थर तो सैकड़ों टन वजनी थे। उससे ज़रा आगे बढ़ें तो पहाड़ी के बाईं तरफ एक बड़ा सा पानी का गड्ढा था, जिसकी लंबाई 6 गज के करीब थी और चौड़ाई भी इससे कुछ कम थी। इसके एक तरफ पहाड़ी का हिस्सा पानी के ऊपर इस तरह झुका हुआ कि वो बहुत बड़ा गार सा मालूम होता था। वहां कोई नहीं जाता था, बल्कि आज तक भी कोई नहीं गया, और गड्ढे की गहराई का अंदाज़ा भी कोई नहीं कर सका। कहते हैं एक दफ़ा चंद आदमियों ने उसकी गहराई नापने की कोशिश की और एक बहुत भारी पत्थर एक रस्सी के साथ बांधकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करने के लिए पानी में डाल दिया, और रस्सी के साथ मज़ीद रस्सी बांधते गए, यहाँ तक कि एक चारपाई का पूरा बांध ख़त्म हो गया। पत्थर भी तह तक नहीं जा सका था। जिस आदमी ने रस्सी पकड़ी हुई थी उसके हाथों से अब खून रिसने लगा और दर्द की वजह से रस्सी उसके हाथ से छूट गई। तो उसके बाद दोबारा किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसकी गहराई का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। कुछ अरसा इस गड्ढे की वजह से और कुछ वहाँ का माहौल ऐसा पुरस्रार था, अकेला आदमी तो उधर से गुजरता ही नहीं था। इसके अलावा गांव में ये बात भी मशहूर थी कि यहाँ जंगली चुड़ैलें रहती हैं। यही वजह थी कि हम लोग उधर जाने से कतराते थे। जब हम लोग पहाड़ी से कोई 8 गज के फासले पर पहुँच गए तो सुबह हो गई। अब हम लोग लालटेन की रोशनी के मोहताज नहीं थे। इतने में अचानक चाचा फैज आलम, जो सबसे आगे थे, कहने लगे, भाई वो सामने पत्थर के सहारे देखो, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई इंसान खड़ा हो। हम लोगों ने उधर देखा तो वाकई वो किसी इंसान की परछाई नजर आ रही थी। जब हम आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो वाकई इंसान है, बल्कि एक औरत, और पहली नज़र में ऐसा मालूम हुआ कि वो पत्थर के साथ लगकर खड़ी है और बाजू जो पत्थर के ऊपर की तरफ रखा हुआ नज़र आ रहा है उसमें एक टोकरी लटक रही है और उसका बायां हाथ नीचे को लटक रहा है, और वो स्याह रंग के कपड़े पहने नंगे सर खड़ी है। उसका खौफनाक चेहरा हमें साफ नजर आ रहा था। और फिर फैज आलम खान आगे बढ़े और उसके पास जा पहुंचे और उसको झंझोड़ना शुरू कर दिया, और साथ ही वो उसको नूर बेगम पुकारने लगे। अब तो उन्होंने ऊंचे ऊंचे रोना भी शुरू कर दिया। हम सब भी अज़ादारों की तरह खड़े अपनी अपनी जगह अफसोस कर रहे थे। फैज आलम ने सबसे पहले तो ये किया कि जो टोकरी उसके बाजू से लटक रही थी उसे उतारकर दूर फेंक दिया और कहने लगे, तुमने इसकी वजह से जान दे दी, अगर तुम साग ना खाती तो कौन सा फर्क पड़ जाता। उसकी हालत देखकर हम लोगों की हालत भी गैर हो रही थी और आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
खैर हम थोड़ी देर इसी हालत में खड़े रहे और फिर मेरा कज़न नईम बोला, चाचा फैज़ अब सब्र करो, जो होना था वो तो हो चुका। तकदीर ने चाची की मौत ऐसे ही लिखी थी, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें गांव चलना चाहिए, उजाला भी होने वाला है। हमने 2 आदमियों को गांव की तरफ रवाना किया कि वो एक चारपाई उठा लाएं ताकि मैयत को गांव ले चलें। अब मैं ज़रा मैयत के और करीब हो गया तो देखा उसके दाएं कंधे से कमीज का एक हिस्सा फट कर पेट की तरफ लटक रहा था। थोड़ी देर बाद जब लोग चारपाई ले आए तो फैज़ आलम ने लालटेन मुझे पकड़ा दी और ख़ुद अपनी मुर्दा बीवी को उठाकर चारपाई पर डाल दिया। जब वो मैयत उठा रहा था तो मेरी नज़रें उसके जिस्म पर थीं और मुझे अफसोस हो रहा था कि बेचारी बेगुनाह मारी गई, जाने उसे किसी ने मार डाला या जंगली दरिंदों ने उसे चीर फाड़ डाला। अब मुझे एक और भी इंकशाफ हुआ कि उसके जिस्म पर हल्के हल्के जख्मों के निशान बराबर लकीरों की तरह नजर आ रहे थे। ये ज़रूर किसी भयानक जानवर या किसी बला की हरकत थी, मगर जो बात हैरत अंगेज थी वो ये थी कि जख्मों में से खून बहता नजर नहीं आ रहा था। इससे मुझे यकीन हुआ कि इस बदनसीब औरत को मरे हुए बहुत देर हो गई और ये जो मुझे ज़ख्म नज़र आ रहे हैं ये तो शायद अभी थोड़ी देर कबल के हैं। मेरा दिमाग मज़ीद उलझ कर रह गया कि आखिर चाची नूर बेगम की मौत किस तरह वाक़या हुई। कोई दरिंदा अगर इनको मारता तो ये हमें इस हालत में ना मिलती। अगर इन्होंने ख़ुदकुशी की है तो फिर ये यहाँ खड़ी कैसे हो गई। अब मुझे वो टोकरी याद आ गई जो उस औरत के बाजू के साथ लटकी हुई थी। इसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि टोकरी तो उधर ही रह गई और मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा था कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैयत किसने उठाई है और हम कब वहाँ से रवाना हुए। अब काफ़ी रोशनी फैल गई थी और वो 2 आदमी हमने चारपाई लेने के लिए गांव रवाना किए थे। शायद उन्होंने गांव में ये खबर कर दी थी, इसलिए गांव के और भी कई लोग हमारे साथ शामिल हो गए और वो लोग फैज़ आलम से इज़हार अफसोस भी कर रहे थे। अब मैयत के साथ अच्छा खासा काफ़िला बन गया था। मुझे अब फिर टोकरी का ख्याल आया और मैं उन लोगों से अलग होकर वापस पलटा। उन लोगों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेरे कज़न नईम की निगाह मुझ पर पड़ गई। वो भी रुक गया और जब वो सब लोग आगे बढ़ गए तो वो मेरे करीब आया और कहने लगा, अब वापस क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई चीज़ वहाँ रह गई? मैंने कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वो टोकरी देखने जा रहा हूँ कि आखिर इसमें कौन सी चीज़ थी। वो बोला, चलो देख लेते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वो टोकरी झाड़ियों में फंसी दिखाई दी, मगर वो खाली थी। हमने आसपास निगाह दौड़ाई तो हमें हरे हरे पत्तों की एक छोटी सी गड्डी मिल गई। ये यकीनन उस टोकरी में रखी थी, मगर वो साग नहीं था, बल्कि ऐसे ही जंगली पत्ते थे। ऐसा लग रहा था किसी ने जल्दी से पत्ते नोच कर टोकरी में रख दिए हों। नईम ने मैनी खेज नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, भाई अल्लाह रहम करे, मामला गड़बड़ लगता है, इन पत्तों का टोकरी में क्या काम? वो कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, चाची को किसी आदमी ने मारा है। ये सब कुछ यहीं रहने दो और वापस चलो, ऐसा ना हो कोई हम लोगों पर किसी किस्म का शक करे। अब हम जल्द अज जल्द उन लोगों के पास पहुंचना चाहते थे। रास्ते में हम लोगों ने कोई बात नहीं की। वो लोग मैयत को फैज़ आलम के घर ले गए और मैं अपने घर जाकर सो गया, क्योंकि पूरी रात का जागा हुआ था। दोपहर को मेरी आँख खुली तो मैं वहाँ गया जहाँ कब्र खोदी जा रही थी। कब्र तैयार थी, मगर फैज़ आलम के घर एक तूफान बरपा था। फैज़ आलम के बड़े भाई सरवर खान की बीवी नहीं चाहती थी कि मैयत आज ही दफन की जाए। उसका मौक़िफ़ ये था कि जब तक नूर बेगम के माँ बाप या भाई वगैरह ना आ जाएं उसे दफन ना किया जाए, क्योंकि वो दोनों आपस में रिश्तेदार थीं। इसलिए उसका मौक़िफ़ भी सही था। मगर फैज़ आलम गुस्से में लाल भभका हो रहा था और लोगों से कह रहा था कि मेरी बीवी मर गई, मेरा घर बर्बाद हो गया, मगर मेरी भाभी को मेरा ज़रा बराबर भी एहसास नहीं। ना मालूम ये किस वक्त फौत हो गई और अगर आज दफन ना किया गया तो कल तक इसकी लाश ख़राब हो जाएगी। सरवर खान भी अपनी बीवी पर जोर दे रहा था कि मैयत को दफन करने दो, कि अगर इसके रिश्तेदार अब आ गए तो फातिहा ही पढ़ेंगे और अगर बाद में आए तो तब भी दुआ करके चले जाएंगे। उनके आने से ये दोबारा जिंदा नहीं हो जाएगी। मगर सरवर की बीवी उनकी बात मानने पर तैयार ना थी। उसने सुबह ही सुबह अपने बड़े लड़के को नूर बेगम के वालिदैन को गांव खबर करने के लिए रवाना कर दिया, जो हमारे गांव से 20 मील दूर था, और उसका ख्याल था अब वो आने ही वाले होंगे। चूँकि कब्र तैयार थी, इसलिए लोग फारिग होकर इधर इधर की बातों में मसरूफ़ हो गए।
इतने में नमाज का वक़्त हो गया। अजान हुई तो सब लोग नमाज पढ़ने चले गए। जो ही लोग नमाज से फारिग हुए, नूर बेगम के वालिद और वालदा दोनों पहुंच गए और उनके दोनों बेटे यानी नूर बेगम के दोनों भाई भी साथ थे। नूर बेगम की वालदा बराबर रोए जा रही थी। उसने नूर बेगम पर से बेख्तियार होकर कपड़ा उठाया तो फौरन ही अपने सीने पर 2 हाथ मारते हुए अपने खावंद को दूर से आवाज़। वो करीब ही खड़ा था। चूँकि मैयत के पास बहुत सी औरतें थीं, इसलिए वो ज़रा दूर हट के खड़ा हो गया था। बीवी की ऊंची आवाज़ सुनकर वो फौरन करीब आ गया। बीवी ने कहा, ज़रा ये देखो, हमारी बेटी मरी नहीं बल्कि इसे मारा गया है। ये कहकर वो कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ी। वो बिल्कुल बूढ़ी थी, मगर उस वक़्त नामालूम उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। जैसे ही दरवाजे में उसे सरवर खान नजर आया तो उसे दौड़कर इस तरह पकड़ा जैसे वो भागने वाला हो और उसे घसीटकर मैयत के सराहने ले गई और बोली, देख जालिम इंसान, तुम लोगों ने इस औरत पर कितना जुल्म किया और ऊपर से कहते हो कि जंगल में मरी हुई मिली है और रास्ता भूल गई थी। सर्दी से इसकी मौत वाक़या हुई। एक बच्चा भी देखकर बता सकता है कि इस मजलूम को कत्ल किया गया है। सरवर खान के पीछे फैज़ आलम भी अंदर आ रहे थे, मगर वहां की हालत देखकर वापस पलट गए। नूर बेगम के वालिद साहब कहने लगे, सरवर खान, मैं ये मामला थाने और अदालत में लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि हम चुप रहेंगे। मेरी लड़की ने कौन सा जुर्म किया था कि उसे जान से मार दिया गया। परसों ही तो मैं और मेरे बेटे यहाँ आए थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसने खाना पकाया और हम लोग खाना खाकर गए थे। उस वक़्त वो बिल्कुल खुशबाश थी और आज मैं उसकी लाश के सराहने खड़ा हूँ। सरवर खान ने बात बिगड़ते देखी तो भाई फैज़ आलम को बुलाने चला गया, मगर थोड़ी देर बाद परेशान होकर वापस आ गया और बताया कि फैज़ आलम लापता हो गया है। सरवर खान ने बहुत कोशिश की कि नूर बेगम का बाप किसी तरह राज़ी हो जाए और मामला यहीं ठंडा हो जाए, मगर वो इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। आखिर नूर बेगम का बाप और भाई थाने में रिपोर्ट करने चले गए। गांव का नंबरदार तो पहले ही हालात से बेखबर था, मगर जब उसे मालूम हुआ कि नूर बेगम को कत्ल किया गया है तो उसने लोगों से कहा कि आप सब लोग अपने घरों को जाएं, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लोग गए हुए हैं, इसलिए पुलिस के आने तक लाश दफन नहीं की जाएगी। नंबरदार ने सब लोगों को कमरे से निकाल दिया, हत्ता कि नूर बेगम की बूढ़ी माँ को भी ज़बरदस्ती दूसरे घर में पहुँचा दिया गया। अब वो चाहता था कि सिर्फ 2 आदमी रात को लाश के पास पहरा दें, मगर ऐसे 2 आदमी नहीं मिल रहे थे। उसने कई आदमियों से कहा, मगर कोई इस काम पर तैयार ना हुआ। तो उसने मुझे और नईम को देखकर कहा, तुम दोनों रात यहीं रुकोगे। मैंने पहले तो इनकार किया, मगर नंबरदार का लिहाज आड़े आ गया, इसलिए मैं और नईम मजबूरन रात को ठहर गए। हम दोनों ही कम उम्र थे, मगर खुदा का नाम लेकर हिम्मत बांधी। शाम को मौसम भी खराब हो गया, तेज़ हवा चल रही थी और बारिश के आसार भी थे। नईम ने वुज़ू किया और कुरान मजीद पढ़ने लगा। 2 सिपारे पढ़ने के बाद उसने कुरान पाक बंद करके रख दिया। बाहर अब बारिश शुरू हो गई और मकान के ऊपर से तड़ तड़ की आवाज़ें आ रही थी। मैयत के सराने की तरफ एक खिड़की थी जो ठीक तरह से बंद नहीं हुई थी। जब आसमान पर बिजली चमकती तो उस खिड़की के रास्ते वो रोशनी अंदर आती और 1 सेकंड के लिए सारा कमरा रोशनी में नहा जाता, मगर इसके बाद फिर अंधेरा छा जाता। लालटेन की रोशनी इतनी ज़्यादा न थी, इससे सारा कमरा रोशन नहीं था। उसकी रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और हम दोनों को भी नींद आ रही थी, मगर डर के मारे सो नहीं रहे थे। और फिर लालटेन की रोशनी इतनी कम हो गई कि सिर्फ 2 फुट के फासले तक रोशनी रह गई। नईम ने उठकर बत्ती ज़रा ऊंची कर दी। जब वो बत्ती ऊंची करके हटा तो रोशनी में सिर्फ मेरी नज़र उस चारपाई पर पड़ी जिस पर मैयत रखी थी। खुदा की पनाह, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नूर बेगम जिंदा हो गई और उठकर बैठ गई। उसके दांत उसी तरह 1 इंच बाहर को निकले और उसका मुंह बड़े ही भयानक अंदाज में खुला हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वो दोनों हाथ आगे को लंबे किए हुए थी। फिर मैंने देखा उसकी टांगें लंबी हो रही हैं और फिर वो चारपाई से नीचे उतरकर एकदम सीधी खड़ी हो गई। खौफ से तो मेरे जैसे खून सफ़ेद पड़ गया, मेरे मुंह से चीख निकल गई। नईम मेरे करीब ही था, उसने एक किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। उसमें कुरान मजीद की कुछ सूरतें थीं। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। मेरे मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। खौफ से मेरा रंग सफ़ेद पड़ चुका था। नूर बेगम या जिंदा लाश, जो भी समझे, वो अंधों की तरह चल रही थी, मगर उसका रुख दरवाजे की तरफ था। और फिर मेरे कानों में नईम की सरगोशी सुनाई दी। लगता है लाश में कोई रूह घुस गई है,
या लाश बिगड़ गई है। ये हमारी गफलत का नतीजा है, मगर खुदा के लिए हिम्मत ना हारना, आओ इसे रोकें। अगर ये बाहर निकल गई तो नामालूम क्या होगा। उसने मुझे कहा कि कलमा शरीफ पढ़ते रहो, बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी भी पढ़ते रहना, मगर मैं उस वक़्त घबराहट के मारे कलमा ही पढ़ता रहा। पहले तो मेरी आवाज़ ना निकली और मैं दिल में कलमा शरीफ का विर्द करता रहा, मगर बार बार पढ़ने से मेरी आवाज़ बुलंद होती गई। नईम मुझे खींचकर दरवाजे के पास ले गया। हम जिंदा लाश से पहले ही दरवाजे में पहुंचकर उसके सामने खड़े थे ताकि उसे रोक सकें, और बुलंद आवाज़ से कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे। लाश एक जगह जमकर खड़ी हो गई। वो वक्त मुझे आज भी याद आता है तो मेरे पाँव के तलवों में से पसीना निकल पड़ता है। फिर लाश उल्टे पाँव वापस मुड़ने लगी। वो मुड़े बगैर ही उस चारपाई पर जाकर पहले की तरह दराज हो गई। फिर सुबह तक हम वहाँ खड़े ऐसे ही आयात का विर्द करते रहे। जब सुबह हुई तो सबसे पहले मस्जिद के मौलवी साहब अंदर आए। उनके आने पर हम लोग बराबर कलाम इलाही पढ़ते रहे। फिर मौलवी साहब ने नईम के हाथ से कुरान मजीद लेकर रख दिया। मैंने देखा कि नईम वहाँ पर एकदम खामोशी से बैठ गया। उसके बाद मौलवी साहब ने मेरे हाथ से सूरतों वाली किताब ली तो मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने अंधेरा छा गया हो। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मौलवी साहब मेरे सिरहाने बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे, मगर उनकी आवाज़ के अलावा मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि खामोशी थी। मेरी नज़र अपने वालिद साहब पर पड़ी। वो भी निहायत गमज़दा थे। करीब ही नईम का छोटा भाई था। देखो, नदीम भाई ने आंखें खोल दी। फिर मौलवी साहब की तस्बीह एकदम रुक गई और बोले, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि दोनों को होश आ गया। मैं और नईम हम दोनों बेहोश हो चुके थे। अगले दिन मेरी तबीयत ठीक हो गई। वालिद साहब कहने लगे कि तुम दोनों बेहोश हो चुके थे और तुम दोनों को पूरे एक दिन के बाद होश आया। फिर अब्बा जान से मैंने पूछा क्या पुलिस आई थी और उन लोगों का क्या फ़ैसला हुआ। अब्बा जान ने बताया कि हाँ, पुलिस आई थी और फैज़ आलम को गिरफ़्तार करके ले गई। फैज़ आलम ने इकबाल जुर्म कर लिया है कि उसने खुद ही नूर बेगम यानी अपनी बीवी को लाठियों से मारा था। वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, मगर वो इत्तफाकन मर गई। जब वो मर गई तो फैज़ आलम इस सूरत हाल को देखकर परेशान हो गया कि वो उसको क्या करे। इस तरह वो बाकायदा मुजरम करार दिया जा रहा था, क्योंकि उसने खुद ही अपनी बीवी को मार डाला था। फिर उसने एक मंसूबे के तहत उसकी लाश को जंगल में छोड़ दिया, जहाँ से तुम लोग उसे लेकर आए। मगर फैज़ आलम ने अपनी बीवी को मारा क्यों था? मैंने अब्बा जान से पूछा तो वो कहने लगे कि बात बिल्कुल मामूली थी। उस शाम फैज़ आलम काम से थका हारा घर वापस आया तो आकर देखा कि बीवी ने अभी तक खाना नहीं बनाया था। वो बेचारी घर के कामों से थकी हारी कहने लगी कि बैठो, मैं खाना बना देती हूँ। मगर फैज़ आलम इस बात पर गुस्से में आ गया और झगड़ने लगा कि तुम्हें मेरे आने का मालूम था, फिर तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। इसी छोटी सी तलख कलामी पर बात बढ़ गई और फैज़ आलम गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बीवी से हाथापाई करने लगा। नूर बेगम भी गुस्से में आ गई और आगे से तवातर से जवाब देने लगी। बात बढ़ती गई और फिर फैज़ आलम ने उसे लाठियों से मारना शुरू कर दिया। नूर बेगम को इस दौरान किसी ऐसी जगह चोट लग गई कि वो जख्म सह न सकी और मर गई। फैज़ आलम ने जब देखा कि वो तो जान से चली गई और मर चुकी है तो फैज़ आलम के हाथ पांव फूल गए। गुस्सा उसी वक्त हवा हो गया। वो परेशान होकर सोचने लगा कि ये उससे गुस्से में क्या हो गया। ना ही उसको इतना इश्तियाल आता और ना ही वो जान से जाती। फिर फैज़ आलम ने सोचा कि इस बात से जान छुड़ाने के लिए क्या किया जाए, और फिर उसने उसकी लाश को एक मंसूबे के तहत जंगल में जाकर फेंक दिया। मगर अब चूंकि नूर बेगम के वालिदैन और भाइयों को इस पर शक था, इसलिए बात खुल गई। फैज़ आलम का मुकदमा 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद उसे 7 साल की कैद बामुशक्कत हो गई। मगर 3 साल ही गुजरे थे कि वो जेल में ही बुरी तरह बीमार पड़ गया और फिर एक दिन जेल में ही उसकी मौत हो गई। ये हमारे गांव में पेश आने वाला सच्चा वाक़या है। आज भी जब ये वाक़या याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।